हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं मेघालय का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियां देता हूं। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तब मेरे माता पिता मुझे अपने साथ लेकर दिल्ली आ गए और तब से मेरी परवरिश यहीं पर हुई है। यहाँ हमारा खुद का घर है और मेरे माता पिता भी यहीं पर रहा करते हैं। इसी तरह मैं यहीं पर पढ़ा लिखा हूं और अब मेरी उम्र 19 साल है। मुझे अपने दादाजी की बहुत याद आती है जो वहाँ गांव में मेरे चाचा चाची जी के साथ रहते हैं। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी अपने गांव जाऊं और इसका एक कारण शायद यह भी है, वो लड़की इंदु जो मेरे गांव के बगल वाले गांव में रहती है। जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाया करता था और वो लड़की इंदु वो भी मेरे गांव के स्कूल में पढ़ने आया करती थी। वहाँ हमारे गांव के आसपास बस वही एक स्कूल था जो मेरे गांव में बना हुआ था और वहाँ सभी आसपास के गांव के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने आया करते थे। वो लड़की इंदु भी उसी स्कूल में पढ़ने आया करती थी और तभी हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इंदु देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट थी, पर उस समय मुझे ऐसा नहीं लगा करता था कि अगर मैं कभी उससे दूर हो गया तो वो लड़की मुझे कभी याद भी आएगी। पर अब जब मैं यहाँ दिल्ली में हूँ तो वो लड़की कभी कभार मुझे याद आती है। मन करता है कि उससे मिलने के लिए वहाँ गांव जाऊं। वो भी तो बड़ी हो गई होगी। ऐसे ही गर्मी का समय था और कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। मैं अपने माता पिताजी से इजाज़त लेकर अपने दादाजी के गांव जाना चाहता था। पिताजी भी कहने लगे, ठीक है जाओ, लेकिन कॉलेज शुरू होने से पहले ही चले आना। अब मेरी बड़ी बहन जो वहीं खड़ी हमारी सारी बातें सुन रही थी वो भी कहने लगी, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मैं भी दादाजी के गांव जाना चाहती हूँ। फिर हम दोनों भाई बहन अपने गांव आ गए। हमारा ये गांव बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ पहाड़ियों की वादियों में बसा हमारा ये बहुत ही छोटा सा गांव सुकून से भरा है। भले यहाँ पर दिल्ली के जैसा सुविधाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुकून भर भर कर है। इसी तरह हम अपने घर पहुंचे और हमें देखकर दादा दादी चाचा चाची बहुत खुश हो गए थे। वो हमें गले लगाकर कहने लगे, कितने दिन के बाद आए हो? पूरे 10 साल के बाद। जब तुम सिर्फ इतना सा थे तभी मैं तुम्हें देखी थी और अब कितने बड़े हो गए हो। तुम लोगों को हमारी याद नहीं आती थी? तुम्हें यहाँ आने का मन नहीं करता था? दादी ऐसा कह रही थी और मैं भी दादी से कहने लगा, दादी मुझे आने का तो मन करता था, लेकिन मैं कैसे आता? मैं तब छोटा था, मैं अकेला तो आ नहीं सकता था। और पिताजी को तो आप जानती ही हैं, वो अपने काम को छोड़कर यहाँ बहुत ही कम आते हैं, इसीलिए मैं नहीं आता था। लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं हमेशा यहाँ पर आता ही रहूँगा। फिर ऐसे ही हम वहाँ शाम तक बातें करते रहे और शाम के वक्त वहाँ आसमान में थोड़े थोड़े बादल छाए हुए थे और मैं अपने घर के छत के ऊपर चढ़ गया। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चली जा रही थी और मैं अपने घर के छत के ऊपर से गाँव को देख रहा था। तभी मेरी बड़ी बहन भी वहाँ पर आ गई और वो मेरे पास खड़ी होकर गांव की ओर देखने लगी और तब मैं उससे कहने लगा, दी क्या इंदु की शादी अब तक हो गई होगी? वो इंदु को जानती थी, पर पहले तो वो इंदु को पहचानने से इनकार करने लगी। वो कहने लगी, कौन इंदु? किसकी बातें कर रहे हो तुम? तो मैं उससे कहने लगा, वही जो हमारे साथ बचपन के दिनों में पढ़ा करती थी, जो हमारे गाँव के बगल वाले गाँव में रहती है। उसके बाद वो कहने लगी, अच्छा वो, लेकिन तुम्हें उससे क्या करना है? तो मैं भी कहने लगा, बस ऐसे ही, वो कभी हमारी अच्छी दोस्त हुआ करती थी ना, इसीलिए एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तो दी भी कहने लगी, हो सकता है उसकी शादी हो भी गई हो और हो सकता है उसकी शादी नहीं भी हुई हो, क्योंकि यह गांव है, यहाँ पर कुछ लड़कियों की शादी जल्दी ही हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हें मिलना है तो चलना, कल चलना, मुझे भी उससे मिलने का मन कर रहा है। कल चलना, हम सीधा उसके घर ही चलेंगे। मुझे उसका घर का पता मालूम है और उसके माता पिताजी भी मुझे अच्छे से जानते हैं। वो बचपन में मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। मेरी बहन मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, लेकिन क्या तुम उसे पहचान पाओगी? तो वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं पहचान पाऊंगी, बस उसका चेहरा थोड़ा सा ही तो बदला होगा। फिर अगले दिन हम अपने चाचा जी की बाइक को लेकर इंदु के गांव जाने के लिए निकल पड़े। इंदु का गांव मेरे गांव के बाहर जो पहाड़ी था वो छोटी सी एक पहाड़ी था और उस पहाड़ी के दूसरी तरफ था, मतलब उस पहाड़ी के इस तरफ मेरा गांव था और उस पहाड़ी के उस तरफ इंदु का गांव था। फिर इसी तरह हम इंदु के गांव में पहुंचे
और वहां मेरी बहन मुझे बताती जा रही थी कि इंदु का घर कहां पर है। मैं बाइक को चलाता हुआ इंदु के घर के पास पहुंचा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा इंदु के घर में ताला लगा हुआ था। और मैं अपनी बहन से कहने लगा, तुम्हें अच्छे से पता तो है ना कि यही इंदु का घर है? तो मेरी बहन भी कहने लगी, हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, यही इंदु का घर है। तो मैं कहने लगा, लेकिन इसके घर पर तो ताला लगा हुआ है, क्या हम किसी से पूछें कि ये लोग कहाँ पर गए हैं? तो मेरी बहन कहने लगी, नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर वो बता भी देंगे तो क्या हम वहां पर जाएंगे? वो लोग हो सकते हैं किसी दूसरे शहर में रहने चले गए होंगे। तो मैं कहने लगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग मार्केट गए होंगे घर पर ताला लगाकर। तो मेरी बहन कहने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम इस घर के ऊपर लगे इस ताले को देखो, इसमें कितनी ज्यादा जंग लग चुकी है। इसका मतलब है कि ये ताला बहुत दिन से इस दरवाजे पर लटका हुआ है। यकीनन इस दरवाजे को बहुत ही पहले बंद किया गया होगा। चलो घर चलो, हम अपने घर चलते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी दी मुझसे ऐसा करे तो मैं बाइक को चलाता हुआ घर आ गया। और वो पूरा दिन मैं इंदु के बारे में ही सोचता रहा। क्या इंदु किसी दूसरे शहर में रहने चली गई होगी या फिर उसकी शादी हो गई होगी? मैं ऐसे ही सोचता रहा और शाम हो गई। फिर अगले दिन सुबह के वक्त मेरे दादाजी खेतों में जा रहे थे और मैं भी कहने लगा, दादाजी मैं भी चलता हूँ आपके साथ खेतों में। दादाजी पहले तो मना कर रहे थे, उसके बाद वो कहने लगे, ठीक है चलो। फिर मैं भी दादाजी के साथ चलता हुआ खेतों में गया। वहां खेतों में सब्जियों का फसल लगा हुआ था और मैं वहां उस पहाड़ी को देख रहा था। ये वही पहाड़ी था जिसके दूसरी ओर इंदु का गांव था और मैं उस पहाड़ी पर चला गया। दादाजी मना कर रहे थे कि उस पहाड़ी पर मत जाओ, लेकिन मैं उस पहाड़ी पर चढ़ गया। ये छोटी सी पहाड़ी थी और उस पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ था। मैं उस पेड़ के पास खड़ा होकर इंदु के गांव की ओर देख रहा था। वहां काफी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज वहां साफ साफ मेरे कानों पर पड़ रही थी। मन कर रहा था यहीं इसी पेड़ के पास खड़ा रहूं, लेकिन तभी दादाजी ने आवाज लगाई, बेटा चलो, काम हो गया है, हमें घर में चलना है। फिर मैं भी अपने दादाजी के साथ चलता हुआ घर आ गया। और शाम के वक्त जब मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मुझे मन नहीं लग रहा था और तब मैंने सोचा चलता हूँ, उसी पहाड़ी पर चलता हुआ। सुबह के वक्त काफी अच्छी हवाएं आ रही थी, वहां पर मुझे अच्छा फील होगा। फिर मैं भी घर से बाहर निकलकर उसी पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ा जो मेरे दादाजी के खेत के बगल में थी। उसी पहाड़ी पर मैं पहुंचा और वहां उसी बरगद के पेड़ के पास बैठ गया। वहां आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे जो कि शाम के वक्त थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अंधेरा छाना शुरू हो गया है। वहां काफी तेज तेज ठंडी हवाएं चली जा रही थी और मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चलाने लगा। फिर कुछ ही देर बाद वहां आसमान में काफी तेज बिजली चमकी थी और उसी तेज बिजली के साथ अब यहाँ पर काफी तेज बारिश होना भी शुरू हो गया था। मैं सोचने लगा, क्या करूं, घर कैसे जाऊं? जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती मुझे यहीं इसी पेड़ के पास रहना चाहिए। ये बरगद का पेड़ काफी घना था और यहाँ पर बारिश की बूंदें भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रहा और अब यहाँ पर अंधेरा भी छाना शुरू हो गया था। मैं मोबाइल के फ्लैश लाइट को जला लिया और तभी मैंने देखा कि इस पहाड़ी की दूसरी ओर से कोई चलता हुआ मेरे पास आ रहा था। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन है, क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही थी। और तभी जब वो मेरे काफी नजदीक आया तो मुझे पता चला ये कोई लड़की थी। ये कोई गांव की लड़की लग रही थी जो भागते हुए बारिश से बचने के लिए शायद यहाँ इस बरगद के पेड़ के पास आ रही थी। और मैं भी वहां उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। लेकिन जैसे वो लड़की मेरे काफी नजदीक आई और वो जैसे मुझे वहां उस बरगद के पेड़ के पास देखी, वो वहीं बारिश में ही खड़ी हो गई। वो वहां खड़ी होकर मेरे चेहरे की ओर देख रही थी और मैं उसे कहने लगा, अरे आप भीग रही हैं, यहाँ आइए, आइए इस पेड़ के पास आइए। और वो लड़की भी चलती हुई इस पेड़ के पास आई और मैं उसके चेहरे की ओर देखने लगा। यह लड़की देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और मैं उसके चेहरे की ओर देख रहा था। और तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे पहचानता हूँ, मैं इसे पहले भी कहीं देखा हूँ। और तभी मुझे याद आया, इसका चेहरा इंदु के जैसा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग सा भी था। मैं उससे कहने लगा कि आपका नाम इंदु है? अब वो लड़की भी मेरी ओर देखते हुए कहने लगी, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा नाम इंदु है? मैं उससे कहने लगा, मैं राहुल, तुम मुझे जानती हो, तुम पढ़ने आया करती थी हमारे गांव में स्कूल में, हम अच्छे दोस्त थे। तो कहने लगी, राहुल?
लेकिन तुम तो शहर में रहने चले गए थे। तो मैं भी उससे कहने लगा, मतलब कि तुम इंदू ही हो? तो कहने लगी, हाँ मैं इंदू हूँ। लेकिन तुम यहाँ रात के वक्त बरगद के पेड़ के पास अकेले क्यों बैठे हो, वो भी बारिश में? तुम्हें तो अपने घर में होना चाहिए था। वहाँ इंदू मुझसे ऐसा कह रही तो मैं कहने लगा, मैं शाम के वक्त इस पहाड़ी पर घूमने आया था और इस बरगद के पेड़ के पास बैठा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और इसी वजह से मैं यहीं इसी बरगद के पेड़ के पास फंस गया। बताओ, अपने बारे में बताओ, कैसी हो तुम? मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे गांव में भी गया था। मेरी बड़ी बहन, तुम उसे जानती हो ना? वो भी कहने लगी, हाँ मैं उसे जानती हूँ। तो मैं उससे कह रहा था, हाँ हम दोनों तुम्हारे गांव में मिलने गए थे तुमसे, लेकिन तुम्हारे घर पर तो ताला लगा हुआ था। कहाँ गई थी तुम? तो वो कहने लगी, कब आए थे तुम? तो मैं उससे कहने लगा, कल दिन के वक्त लगभग 12 बजे के करीब मैं तुम्हारे गांव गया था तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हारे घर पर ताला लगा हुआ था। तो कहने लगी, मैं कल दिन के वक्त मार्केट गई थी अपने माता पिताजी के साथ, हो सकता है इसी वजह से घर पर ताला लगा हुआ मिला होगा तुम्हें। अब मैं भी उससे कहने लगा, तो बताओ अपने बारे में कुछ बताओ, कैसी हो तुम, तुम्हारे माता पिताजी कैसे हैं? वो कहने लगी, सब अच्छे हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो? फिर ऐसे ही हम वहाँ आपस में लगभग 1 घंटे तक बातें करते रहे और 1 घंटे बाद मैं उससे कहने लगा, तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, कभी कभार हम बातें कर लिया करेंगे। तो कहने लगी, मेरे पास मोबाइल नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे बातें करना होगा तो यहीं इसी बरगद के पेड़ के पास चले आना। उसके बाद मैं भी कहने लगा, ठीक है अपने घर जाओ, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मैं भी अपने घर जाता हूँ। फिर हम दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब मैं अपने घर पहुँचा, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। चाचा चाची, दादा दादी, मेरी बड़ी बहन, वो कह रहे थे कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, बिना बताए कहाँ चले गए थे और बारिश में कहाँ थे? तो मैं उसे ये बताना नहीं चाहता था कि मैं पहाड़ी पर गया था, वरना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। मैं उसे कहने लगा, मैं अपने दोस्त के घर था, उससे मिलने गया था और बारिश होने लगी, इसी वजह से मैं उसके घर ही रुक गया। वो भी कहने लगे, लेकिन बता कर जाया करो, तुम जहाँ भी जाते हो बता कर जाया करो। उसके बाद हम लोग खाना खाए और खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और तब मेरी बहन मेरे पास आई। वो कहने लगी, सच सच बताओ, कहाँ गए थे तुम? मैं तुम्हारे दोस्तों के घर गई थी, लेकिन तुम तो उसके घर थे ही नहीं, सच सच बताना कहाँ पर थे? तो मैं भी कहने लगा, तुम्हें पता है मुझे इंदू मिली। इंदू, मैं उस पहाड़ी पर गया था, वहाँ जो पहाड़ी है ना, अपने गांव के बाहर वो छोटी सी पहाड़ी, वहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और वहीं पर वो इंदू मिली थी। तुम क्या बोल रही थी कि उसके घर पर बहुत दिन से ताला लगा हुआ है, वो कहीं दूसरे शहर में रहने चली गई होगी। ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो लोग मार्केट गए होंगे, वो लोग मार्केट ही गए थे उस समय। वहाँ इंदू मुझसे ऐसा बोल रही थी और तब मेरी बहन भी कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं भी किसी दिन उससे मिलने जाऊंगी, सो जाओ, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आगे से अगर कहीं जाओगे तो मुझे बता कर जाना। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मैं भी सो गया। फिर अगली शाम मैं उसी पहाड़ी पर जाना चाहता था, क्योंकि मैंने इंदू को पहले ही कह दिया था कि कल शाम के वक्त इसी पहाड़ी पर आना, मैं भी आऊँगा इसी बरगद के पेड़ के पास, हम आपस में बैठकर बातें करेंगे। इसी वजह से मैं उस पहाड़ी पर जाना चाहता था, लेकिन आज मैं किसी को ये बात बताकर जाना चाहता था कि मैं उस पहाड़ी पर जा रहा हूँ, वरना घर वाले आज फिर मुझ पर गुस्सा होते। लेकिन मैं किसे बताऊं? मैं सोचने लगा, मैं अपनी दी को बता देता हूँ, वो संभाल लेगी। फिर मैं दी के पास गया और कहने लगा, दी मैं जा रहा हूँ उसी पहाड़ी पर, प्लीज़ संभाल लेना घर वालों को, कोई बहाना बना देना कि दोस्तों के पास गया है। अब मेरी ये बात सुनकर वो भी मुझ पर गुस्सा होने लगी। वो कहने लगी, लेकिन क्यों जा रहे हो पहाड़ी पर, कल तो गए थे ना? तो मैं उससे कहने लगा, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं आती है, वहाँ मुझे अच्छा फील होता है, बस वहाँ पर ऐसे 1 घंटा बैठूंगा और फिर आ जाऊंगा। तो कहने लगी, ठीक है जाओ, लेकिन शाम होने से पहले ही आ जाना, अंधेरा छाने से पहले ही आ जाना। फिर मैं उसी पहाड़ी पर गया और वहाँ पर इंतजार करने लगा, इंदू कब आएगी। वहाँ पर मैं बैठा रहा और जब अंधेरा थोड़ा थोड़ा छाना शुरू हो गया तब इंदू आई थी। मैं उससे कहने लगा, इतनी देर, अंधेरा छाने के बाद तुम यहाँ पर आई हो? तो वो कहने लगी, हाँ मैं इसी टाइम पर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर गांव के कुछ लोग दिन के वक्त रहते हैं, अगर वो हमें ऐसे साथ में देखेंगे तो वो लोग कुछ गलत समझ लेंगे। अब मैं भी उससे कहने लगा, लेकिन मेरा क्या, मुझे आज फिर अपने घर वालों से डांट सुननी पड़ेगी। तो कहने लगी, सुन लेना, वो लोग कौन सा तुम्हें ज़्यादा डांट लगाते होंगे। तो मैं भी कहने लगा, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी आया करना कल से। तो वो कहने लगी, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं इसी टाइम पर आऊँगी। फिर मैं भी चुप हो गया और उसके बाद हम आपस में बातें करने लगे।
मैं उससे कह रहा था, लेकिन तुम्हें पता है, तुम जितना बचपन में क्यूट दिखती थी उससे ज़्यादा अब सुंदर दिखती हो। वो भी मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और वो कहने लगी, हाँ, घर में बैठी रहती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही हूँ। मैं कहीं बाहर तो जाती नहीं, धूप में तो जाती नहीं, इसी वजह से शायद। अब ऐसे हम बातें करते रहे और 1 घंटे तक बातें करने के बाद मैं अपने घर चला गया और वो भी अपने घर चली गई। लेकिन आज जब मैं अपने घर पहुंचा तो कोई भी मुझ पर गुस्सा नहीं थे, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। और मैं भी घर पहुंचा और वहां पर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, मैं तुमसे कहा था ना कि तुम अंधेरा होने से पहले ही आ जाना। मैं घर वालों को किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं इन्हें सब सच्चाई बता दूंगी कि तुम कहाँ पर जाते हो। अब मैं भी उसे कहने लगा, क्या दी, थोड़ा ही सा तो अंधेरा छाया है, मैं थोड़ा सा अंधेरा छाते यहाँ पर घर आ गया। अब तुम ही बताओ, दिन भर इतनी गर्मी पड़ती है, शाम के वक्त थोड़ा ठंडा महसूस होता है, इसी वजह से मैं थोड़ा देर तक वहाँ पहाड़ी पर रुकता हूँ। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं आती है, इसी वजह से वहाँ कुछ देर तक मैं रुका रहता हूँ। अब मेरी बहन भी चुप हो गई थी। फिर मैं खाना खाया और सो गया। फिर ऐसी अगली शाम भी मैं वहाँ पहाड़ी पर चला गया। मेरी बहन मुझे मना करती रही, लेकिन मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा। आज फिर से जैसे ही अंधेरा छाना शुरू हुआ, इंदु फिर से आई और फिर से हम आपस में बातें करने लगे। लेकिन आज वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, उसकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही आज फिर हम 1 घंटे तक बैठे रहे। फिर 1 घंटे के बाद मैं अपने घर चला आया। फिर ऐसे ही अब हर रोज का काम हो गया था। हम ऐसे शाम के वक्त वहाँ पहाड़ी पर मिलते, अच्छी अच्छी बातें करते, उसके बाद हम अपने अपने घर चले आते। मेरी बहन मुझ पर कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और आज शाम के वक्त वो मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, सच बताना, तुम वहाँ पहाड़ी पर इंदु से मिलने जाते हो ना? तो मैं भी कहने लगा, नहीं, मैं इंदु से मिलने नहीं जाता हूँ, मैं बस ऐसे ही वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ पर आती है, इसी वजह से जाता हूँ, वहाँ पे अच्छा अनुभव होता है। उसके बाद वो कहने लगी, सच बताना, मैं जानती हूँ कि तुम इंदु से ही मिलने उस पहाड़ी पर जाते हो। अब मैं उसे कहने लगा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भला तुम ही बताओ, इंदु वहाँ पर क्यों आएगी रात के वक्त? लेकिन वो मुझसे कहने लगी, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, देखो छुपाओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। अब मैं भी उसे कोई सच्चाई नहीं बताया। उसके बाद वो भी अपने कमरे में चली गई, मैं भी सो गया। फिर शाम हुई और शाम के वक्त मैं इंदु से मिलने गया और आज फिर अंधेरा छाते ही इंदु वहाँ पर आई। लेकिन आज इंदु का चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वो काफ़ी शाही पोशाक को पहनकर मेरे पास आई थी और मैं उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि उसके चेहरे से मैं अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। उसके चेहरे में जैसे कोई तेज सा था, जिस कारण मेरी आंखें उसके चेहरे के ऊपर गड़ी हुई थी। और इंदु भी मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ, तुम ऐसे लगातार मेरी ओर क्यों देख रहे हो? वो मुस्कुराते हुए बोली थी और मैं भी कहने लगा, ये तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लाए हो? ये तो कोई शाही पोशाक लग रहा है। तो कहने लगी, हाँ, मैं इसे खरीदी हूँ, बहुत महंगे कपड़े हैं। उसके बाद हम ऐसे वहाँ पर बैठ गए और आज मैं उसके चेहरे की ओर ही देखता रहा। वो बातें करती रही और आज उसकी बातें भी बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। और मैं जब घर जाने का समय हो गया था तो उससे कहने लगा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं इंदु से पूछ रहा था और मैं ये बात उससे काफ़ी डरते हुए पूछा था। मेरी दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। और उसके बाद वो भी कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? अगर कोई बॉयफ्रेंड होता तो क्या मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आती, वो भी इतनी रात में? अब मैं भी कहने लगा, हाँ, यकीनन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहोगी? अब इंदु भी कहने लगी, लेकिन तुम तो मुझे बचपन में काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया करते थे, तुम मुझे बुटकी बुटकी कहा करते थे, तुम मुझे चिढ़ाया करते थे, और अब मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि तुम मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी और मैं भी कहने लगा, क्या यार, तुम भी उन पुरानी बातों को अब तक याद करके रखी हो? सच बताऊं तो मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। मैं तो बस ऐसे ही प्यार से तुम्हें बुटकी बुटकी कहा करता था। अब वो भी कहने लगी, इंदु भी कह रही थी, लेकिन तुम देखो, क्या मैं बुटकी हूँ? मेरी हाइट देखो, तुमसे मैच करती है ना। अब मैं भी कहने लगा, हाँ, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हें पता है, जब मैं दिल्ली में था तभी तुम अगर कभी कभी मुझे याद आती थी तब मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी, तुम्हारे याद आते ही।
पता नहीं क्यों। अब वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है कल बताऊंगी। कल तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आओगे ना? मैं भी कहने लगा, हाँ आऊँगा ना। तो कहने लगी, ठीक है, मैं कल बताऊंगी अपने दिल की बात, क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या फिर नहीं। इतना बोलकर वो अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर चला आया। फिर अगली सुबह मेरी बहन मुझे कहने लगी, चलो इंदू से मिलना है मुझे, उसके घर चलो। उसके बाद मैं भी खुश था, मैं भी इंदू से मिल पाऊंगा। मैं अपने चाचा जी की बाइक को लिया और बाइक को चलाता हुआ इंदू के गांव पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो मैंने देखा आज फिर से इंदू के घर पर ताला लगा हुआ था, और वही ताला, जंग लगा हुआ ताला। और तब मैं अपनी बहन से कहने लगा, तुम्हें अच्छे से तो पता है ना कि यही घर इंदू का है, ये किसी और का घर तो नहीं। तो मेरी बहन कह रही थी, नहीं नहीं, यही घर इंदू का है, मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं इसके घर पहले भी आई थी एक बार। तुम उस दिन पहाड़ी पर इंदू से ही मिले थे या फिर वो कोई और लड़की थी? अब मैं कहने लगा, नहीं नहीं, वो इंदू ही थी, मैं कल भी तो उसे मिला हूँ। मैं इतना बोलते बोलते चुप हो गया और मेरी बहन कहने लगी, क्या तुम कल भी उससे मिलने गए थे? मुझे पता था तुम उस पहाड़ी पर इंदू से ही मिलने जाते हो, लेकिन तुम मुझसे छुपा रहे थे। तुम मुझसे छुपा क्यों रहे थे? तुम पहले भी तो बता सकते थे, मैं कौन सा तुम्हें पीटती। अब मैं भी कहने लगा, हाँ दी, देखो गुस्सा मत होना, लेकिन मैं आपको सच सच बता देता हूँ, मैं उस पहाड़ी पर इंदू से ही मिलने जाया करता था और वो हर रोज मुझसे मिलने आया करती है, लेकिन वो कहाँ पर रहती है ये मैं नहीं जानता। यकीनन ये उसका घर नहीं होगा। मैं किसी से पूछता हूँ कि उसका घर कहाँ पर है, उनके पिताजी का नाम जानते हो? तो भी कहने लगे, हाँ मदन लाल उनके पिताजी का नाम है। उसके बाद मैं पूछने लगा, वहाँ गाँव में मेरे ही पास से एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां से गुजर रहा था और मैं उनसे पूछने लगा, काका ये इंदू का घर कौन सा है? वो कहने लगे, कौन सा इंदू? मैं उनसे कहने लगा, मदन लाल, मदन लाल का बेटी, मदन लाल का घर कहाँ पर है? तो वो सन हो गए थे। वो कहने लगे, मदन लाल, अरे वो उनकी मौत हो चुकी है, और ये घर जिस घर में ताला लगा हुआ है ये घर उन्हीं का है। मैं उनसे पूछने लगा, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई? तो उनका कहना था कि वो अपने फैमिली के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहे थे और तभी उनकी कार खाई में गिर गई। कार समेत उनकी पूरी फैमिली की मौत हो गई, उनके घर में कोई नहीं बचा। अब मैं उसकी बातें को सुनकर काफी ज्यादा हैरान था। मैं उनसे कहने लगा, लेकिन इंदू तो जिंदा है ना? तो उनका कहना था, नहीं, मैंने तुमसे तो पहले ही कहा है, उनकी पूरी फैमिली की मौत हो चुकी है, उनके घर में अब कोई जिंदा नहीं है और इनके घर में पुलिस वाला ताला लगा कर चले गए हैं। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया और मैं भी हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? इंदू तो मुझसे कल भी मिलने आई थी, ऐसा नहीं हो सकता, वो जिंदा ही है। इन लोगों को शायद पता नहीं है। मेरी बहन भी मेरे चेहरे की ओर देखे जा रही थी। वो कह रही थी, तुम्हें पता तो है ना कि जो तुमसे मिलने आती है वो इंदू ही है, वो कोई और लड़की तो नहीं? तो मैं भी कहने लगा, अरे यार मैं 100% श्योर हूँ वो इंदू ही है, क्योंकि उसे कैसे पता कि मैं उसे बुटकी बुटकी कहकर चिढ़ाया करता था? अगर कोई दूसरी लड़की होती तो उसके बारे में उसे कैसे पता होता? मेरी बहन भी हैरान थी। वो कहने लगी, घर चलो। फिर हम घर पहुंचे और मेरी बहन पूछने लगी, वहां दादाजी से पूछ रही थी, दादाजी वो जो हमारे पास के गांव में मदन लाल रहा करते थे, इंदू, उसे तो आप जानते थे ना, वो कभी कभार हमारे घर भी आया करती थी। तो दादाजी कहने लगे, हाँ बेटा, उनकी मौत हो चुकी है। उनकी मौत बेहद ही बुरी तरीके से हुई। उनके सारे परिवार के लोग खाई में गिरकर मर गए। वहां कार से जा रहे थे और कार सीधा खाई में गिर गई। इसी वजह से उनके सारे परिवार के लोग मारे जा चुके हैं। पता नहीं भगवान ने किस बात का बदला लिया उनसे। दादाजी ऐसा कह रहे थे और मेरी बहन दादाजी को सच्चाई बताना चाहती थी मेरे बारे में कि मैं इंदू से मिला करता था। लेकिन तभी मैं अपनी बहन की ओर देखने लगा। उसे इशारा करके कहा कि नहीं, मत बताओ। फिर मेरी बहन भी चुप हो गई। उसके बाद वो अपने साथ मुझे कमरे में लेकर आ गई और वो मुझे कहने लगी, सच बताना, वो लड़की कौन है जिसे तुम मिलते हो? वो इंदू ही है ना? मैं भी कहने लगा, हाँ इंदू ही है, मैं ये 100% श्योर हूँ। तब मेरी बहन कहने लगी, फिर तो दादाजी को बताना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि उससे तुम्हें कोई खतरा हो सकता है। मैं जा रही हूँ, दादाजी को बताने जा रही हूँ। अब मैं उससे कहने लगा, प्लीज यार मत बताओ, बस आज भर मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कौन सी लड़की है। मैं उससे ऐसा कह रहा था, लेकिन मेरी बहन नहीं मानी। वो जाके दादाजी को बता दी और तब
दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझ पर हो गए थे और चाचा चाची को भी पता चल गया था कि मैं रात के वक्त उस पहाड़ी पर जाया करता था। वो लोग मेरी बहन पर भी गुस्सा थे कि तुम इतनी दिनों से बातों को क्यों छुपा रही थी। सब गुस्सा कर रहे थे, मेरी बहन पर और मुझ पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। उसके बाद मेरी दादी मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है इतने दिनों से तुम जिस लड़की से मिल रहे थे वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि इंदु की आत्मा थी। दादी मुझसे ऐसा कह रही तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। मैं कहने लगा, क्या दादी, हो सकता है वो कोई और लड़की होगी, लेकिन क्या आप इन आत्मा वात्मा पर विश्वास करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी दादी कह रही थी, तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तुम्हारे पास मोबाइल तो है ही, तुम अपने मोबाइल का कैमरे को ऑन करके देख लेना, उस लड़की के चेहरे को देखना अपने मोबाइल के कैमरे में, तब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। नहीं तो ये लॉकेट लो, इस लॉकेट में एक छोटा सा आईना है, इसे तुम अपने गले में पहने रहो, इस आईने में भी तुम देखना, तुम्हें भी सच्चाई का पता चल जाएगा। मेरी दादी मुझसे ऐसा कह रही थी और मेरे दादाजी गुस्सा थे। वो दादी से कहने लगे, क्या तुम भी इसे फिर से भेजना चाहती हो क्या उस भूतनी के पास? वो एक आत्मा है, इसे कोई नुकसान पहुंचा सकती है वो। और तब मैं दादाजी से कहने लगा, क्या दादाजी, अगर वो कोई आत्मा होती तो क्या वो अब तक मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाई होती? यकीनन वो कोई आत्मा नहीं है, वो कोई दूसरी लड़की होगी जो मुझसे बातें बनाकर बातें करती है। वो इंदु के नाम से मुझसे बातें करती है। बस आज भर मुझे जाने दीजिए, बस आज भर मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। अगर वो इंदु नहीं हुई तो मैं उसे कह दूंगा कि तुम मुझसे कल मिलने नहीं आओगी और मैं भी दोबारा कभी उस पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा। और तब दादाजी भी मान गए थे। फिर शाम के वक्त मैं उस पहाड़ी पर गया और शाम के वक्त इंदु वहां पर आई। वो आज फिर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। आज फिर बहुत ही महंगे कपड़े को वो पहन कर आई थी और वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। लेकिन मैं गुस्सा था, मैं जानता था कि ये इंदु नहीं है। मैं उसके पास गया और मैं सबसे पहले फोन के कैमरे को ऑन करके देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या दादी की बात सच है या फिर उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करके देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं अपने मोबाइल की ओर देखा, मेरी मोबाइल पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। उसका डिस्प्ले तो ऑन था, लेकिन मैं जैसे मोबाइल को स्वाइप कर रहा था, मेरा टच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। मैं कैमरे को ऑन करना चाहता था, लेकिन मेरा मोबाइल कुछ भी काम ही नहीं कर रहा था। मैं समझ नहीं पाया, क्या मेरा मोबाइल लैग हो रहा है? लेकिन ये लैग कैसे हो सकता है? आज से पहले तो ये मेरा मोबाइल कभी लैग नहीं हुआ, आज ये लैग कैसे हो रहा है? मैं अपने फोन को जेब में रख लिया। उसके बाद वो लॉकेट जो मेरी दादी ने मेरे गले में डाली थी, उन्होंने कहा था कि इसमें एक छोटा सा आईना लगा हुआ है, इसे तुम खोल कर देखना तो वो आईना दिखेगा, उसमें इसके चेहरे को देखना है। मैं भी उस लॉकेट के आईने को खोल लिया और मैं उस छोटे से आईने में इंदु के चेहरे को देखने लगा। मैं गौर से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां इंदु दिखाई नहीं पड़ रही थी। मेरा चेहरा तो उस आईने में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इंदु का चेहरा उस आईने में दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं ये देखते उठ खड़ा हुआ और मैं उसकी ओर देखने लगा। इंदु भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या हुआ, तुम ऐसे उठ खड़े क्यों हुए? उसे भी ये नहीं पता चला था कि मैं उसके बारे में सच्चाई जान चुका हूं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। और तब इंदु कहने लगी, तुम कल पूछ रहे थे ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, तो मैं आज तुम्हें यह बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपने बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ, क्या तुम सुनोगे? मैं भी कहने लगा, क्या सच्चाई बताओगी? मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई जान चुका हूँ। कौन हो तुम? मुझे पता है तुम इंदु नहीं हो, और तुम्हारा चेहरा इस आईने में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? मेरी ये बातें सुनकर वो भी मायूस हो गई थी। वो अपने चेहरे को झुकाते हुए कहने लगी, देखो तुम मुझसे दूर मत जाओ और डरना मत। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपनी सच्चाई बता रही हूँ। तुम्हें पता है मैं मर चुकी हूँ, मैं इंदु ही हूँ, लेकिन मेरी मौत हो चुकी है और मैं एक आत्मा हूँ। वो मुझसे इतना कही थी और मैं अपने कदम को पीछे हटाना शुरू कर दिया था, और वो मेरे पीछे हटते कदम को देखकर बहुत ज़्यादा मायूस थी। वो कहने लगी थी, तुम तो कहा करते थे कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। तुम कहा करते थे कि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो। क्या यही है सच्चा प्यार? वो इतना बोल रही थी
और उसके आंखों में आंसू आ गए थे और मैं अपने कदम पीछे हटाता जा रहा था। मैं उससे कहने लगा था, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ और हो सकता है मैं ये जानते हुए भी कि तुम एक आत्मा हो, फिर भी शायद मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा। और तुम मेरा यकीन मानना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुमसे दूर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक आत्मा और एक इंसान का मिलन कभी नहीं हो सकता। मुझे माफ़ करना। मैं अपने कदम पीछे हटाता जा रहा था और इंदु बहुत ज़्यादा मायूस, उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। और तभी इंदु की आंखें चमकी थी। मैं उसके चेहरे की ओर देख रहा था और जैसे मैं सम्मोहित सा हो गया था। मेरे कदम अपने आप इंदु की ओर बढ़ना शुरू हो गए थे। मैं अपनी नज़र उसकी आंखों से हटा नहीं पा रहा था और मैं चलता हुआ उसके पास गया। और तभी मैं जैसे वहां पहुंचा, इंदु के हाथ में एक कील और एक हाथ में काला धागा पता नहीं कैसे अपने आप आ गया था और वो मुझे देते हुए कहने लगी, ये लो, तुम इस कील पर इस काले धागे को बांध दो। मैं वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो मुझे कहती मेरा शरीर अपने आप मान लेता। उसने मुझे वो काला धागा उस कील पर बांधने के लिए बोली और मैं भी उस काले धागे को उस कील पर बांध दिया। उसके बाद वो कहने लगी, जाओ इस कील को, ये चमकती हुई कील को उस बरगद के पेड़ में लगा दो। वो मुझसे इतना बोली थी और मैं भी अपने कदम उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ाने लगा था। फिर ऐसे ही मैं चलता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास गया और मेरे हाथ में जो कील थी जिस पर वो काला धागा बंधा हुआ था, वो कील में उस बरगद के पेड़ में जैसे ही लगाया था, सिर्फ उसके पास लेकर गया था, वो कील अपने आप उस बरगद के पेड़ के अंदर चला गया। मैं तो बस उस चमकते हुए कील को उस बरगद की टहनी के पास लेकर गया था, उसमें बस सटाया था और वो अपने आप उस टहनी के अंदर घुस गया। और तभी वहां पर मेरे चाचा और दादाजी आ गए। वो मुझे आवाज लगाते हुए कहने लगे, राहुल। और तब मैं उस सम्मोहन शक्ति से बाहर आया था। मैं वहां देखने लगा, वहां कोई नहीं था। इंदु भी वहां पर गायब हो चुकी थी। और तब मेरे चाचा जी कहने लगे, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। फिर मैं भी वहां से भागता हुआ अपनी घर की ओर जाने लगा। मेरे चाचा जी कह रहे थे, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो लड़की आई थी। तो मैं भी कहने लगा, हाँ वो लड़की आई थी और आप लोगों का कहना बिल्कुल सच था। वो कोई इंसान नहीं थी, वो कोई आत्मा थी। मैंने उसे आईने में देखा था, उसका चेहरा इस आईने में दिखाई नहीं पड़ रही थी और उसने खुद कहा था कि मेरी मौत हो गई है। वो इंदु की आत्मा थी। और तब मेरे दादाजी कह रहे थे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, चलो जल्दी घर चलो। फिर मैं घर पहुंचा और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उस रात मैं अपने दादाजी के साथ ही सोया और अगली सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था और डॉक्टर आया। डॉक्टर मुझे दवाई दी और उसका कहना था, बुखार है, ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वो चले गए। और उस दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब ही रहता। भले ही मैं ठीक हो जाता, बुखार कभी उतर जाता, लेकिन शाम के वक्त हर रोज़ मुझे बुखार आ जाता। घर वालों को लगा करता कि बुखार है, शायद मलेरिया हो गया है, इसी वजह से हर रात इसको बुखार आ जाता है। मुझे थोड़ा थोड़ा ठंड भी लगा करता और मेरे घर वालों ने मुझे 2-3 डॉक्टर के पास दिखा चुके थे। सभी का कहना था बुखार है, सभी दवाई देते, लेकिन उनकी दवाई खाने के बाद भी मेरा तबीयत सही नहीं हो रहा था। और फिर ऐसे ही सिर्फ 5 दिन बीते थे और मेरा चेहरा पीला फिरना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर से खून सूख रहा है। मेरा त्वचा पीला फिरता जा रहा था और ये देखकर मेरी बहन, मेरे घर वाले सभी परेशान थे। सभी का कहना था, बुखार होने पे किसी का त्वचा इससे पीला नहीं फिरता। सब हैरान थे। मेरी बहन कह रही थी कि चलो हम दिल्ली चलते हैं, वहाँ तुम्हें किसी बड़े डॉक्टर के पास दिखाऊंगी। माता पिता वहाँ पर हैं, किसी बड़े डॉक्टर के पास दिखाएंगे। और मेरे दादाजी का कहना था, यकीनन इस पर कोई ऊपरी साया हो सकता है, कोई ऊपरी चक्कर हो सकता है। ये भूतों के साथ अपना समय बिताया है। भले ही वो भूत इसका दोस्त ही क्यों ना था, लेकिन था तो वो भूत ही। ये भूतों के साथ अपना समय बिताया है। मैं इसे किसी अच्छे पंडित से दिखाता हूँ और तब जाकर पता चलेगा क्या है। फिर ऐसे ही मेरे दादाजी वहाँ गए और वहाँ से कोई पुजारी जी को अपने साथ लेकर आ गए।
वो पुजारी जी आते ही कहने लगे, क्या हुआ था उस रात? देखो सच सच बताना, जब तुम आखिरी बार इंदू से मिलने के लिए गए थे तो क्या हुआ था उस रात? तुम्हारे दादाजी ने सारी घटना मुझे बता दी है, इसलिए तुम भी सच सच बताना। अब मैं भी कहने लगा, उस रात तो कुछ नहीं हुआ था, वो लड़की आई और फिर चली गई। और तब मेरे दादाजी कहने लगे, देखिए पुजारी जी, जब मैं उस रात इसके पास गया था तो मैं देखा कि ये बरगद के पेड़ के पास खड़ा होकर कुछ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बरगद के पेड़ में ये कुछ लगा रहा था। और तब तक मैंने इसे आवाज लगाई और ये पीछे पलटा, इसके हाथ में कुछ नहीं था। और तब पुजारी जी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे, कहीं तुमने कोई कील उस बरगद के पेड़ में तो नहीं लगाई? अब पुजारी जी के मुंह से ये बात सुनते ही मेरे साथ घटी वो सारी घटना याद आ गई कि मैं सच में एक चमकती हुई कील को उस बरगद के पेड़ के पास लेकर गया था और वो कील अपने आप उस बरगद के पेड़ में घुस गया था। और तब ये बात मैं पुजारी जी को बताया। पुजारी जी ये बात सुनते ही कहने लगे, अनर्थ अनर्थ हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है तुमने कौन सी क्रिया की है? भले ही तुम ये सम्मोहन की शक्ति में ही किया होगा, इंदु नाम की प्रेत के वश में ही किया होगा, लेकिन तुम्हें पता है ये कौन सी क्रिया है? इसे देह परित्याग क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को करने पे होता यह है कि इस क्रिया करने के अगले 7 दिन बाद ही उस मनुष्य के शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है। उसकी आत्मा मनुष्य के शरीर से बाहर हो जाती है जो इस क्रिया को करता है। पुजारी जी ऐसा कह रहे थे और मेरे घर वाले बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। और तब पुजारी जी कहने लगे, देखिए घबराइए मत, अभी भी समय है, अभी बस 6 दिन बीते हैं, अभी भी 1 दिन का समय है। मुझे वो कील निकालना होगा। मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा और कील सिर्फ यही निकाल सकता है। राहुल, जिसने उस कील को लगाया है वही कील निकाल सकता है, उसके अलावा उस कील को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। भले ही वो कील मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ही निकलेगा, लेकिन उसे राहुल को ही निकालना पड़ेगा। इसे उस बरगद के पेड़ के पास तो चलना ही होगा। शाम का समय हो गया था और कुछ ही देर में अंधेरा छा जाता। और तब पुजारी जी कहने लगे, देखिए जल्दी कीजिए, समय नहीं है, हमें अभी ही उस बरगद के पेड़ से उस कील को निकालना होगा। रात के वक्त हो सकता है वहां पे इंदु की आत्मा आ जाए, और रात के वक्त ऐसी शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, इसलिए हमें अभी ही जल्दी से जल्द वहां उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचना होगा। और तब मेरे दादाजी और चाचा जी मुझे अपने कंधों से उठाकर उस बरगद के पेड़ की ओर ले जाने लगे। उसके बाद मैं वहां बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और तब पुजारी जी मंत्रों का उच्चारण करने लगे। फिर ऐसे ही कुछ देर तक वो पुजारी जी मंत्रों को पढ़े थे और वहां पर जो कील लगा हुआ था उस बरगद के पेड़ में, वो दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब पुजारी जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तब वो कील चमकना शुरू हो गया था। अब साफ साफ पता चल रहा था कि वो कील कहाँ पर लगा हुआ है। और तब मैं उसे खींचकर बाहर निकालना चाहता था और तभी काफी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। वो बरगद का पेड़ काफी तेज हिलने लगा और मैं वहां बरगद के पेड़ के ऊपर देखने लगा। इतनी तेज हवाएं कहां से चलने लगी? मैं जल्दी से उस कील को खींचकर बाहर निकालना चाहता था और जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया उस कील की ओर, तभी मुझे काफी तेज झटका लगा था और मैं जमीन पर गिर पड़ा था। मेरा शरीर बहुत ज्यादा तड़पना शुरू हो गया था और पंडित जी भी, उनकी भी उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुजारी जी के गले को दबा कर रखा हो। और तभी वहां पे इंदु आ गई। वो अचानक सबके सामने आ गई थी और आज वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और वो उसकी धुंधली सी बनने वाली आकृति। इंदु चलती हुई सबके सामने आई और कहने लगी, आपको क्या लगता है? वो पुजारी जी से कह रही थी, आपको क्या लगता है कि आप इस कील को इस बरगद के पेड़ से निकाल लेंगे? नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं राहुल को अपना जीवन संगी बनाना चाहती हूँ। मैं राहुल से सच्चा प्यार करती हूँ और इसके शरीर से इसके आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी और तब इसका आत्मा और मेरा आत्मा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। राहुल इसीलिए तो मुझसे दूर हुआ था, इसके पास शरीर है और मेरे पास शरीर नहीं है, लेकिन अगले ही दिन, कल ही इसकी भी आत्मा इसके शरीर को छोड़ देगी और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रही थी और वहां
पुजारी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी भी शक्तियां इंदु के शक्तियों के सामने फीकी पड़ चुकी थी। और तब मेरे घर वाले सभी बोलने लगे थे। मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, मेरी बहन, सभी इंदु की आत्मा के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगे थे, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। लेकिन इंदु किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो कह रही थी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं इसे अपना जीवन संगी बनाऊंगी। अगर मैं आपके दुख को समझूं तो मेरा क्या, मैं भी राहुल के साथ सच्ची मोहब्बत की है, सच्चा प्यार की हूँ। इतना बोलते बोलते इंदु की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और तब मेरी बहन आगे आकर कहने लगी, देखो इंदु, तुम भले इनकी बातें नहीं मान रही, लेकिन मेरी बातें तो मानो। मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त रही हूँ, एक अच्छी दोस्त थी बचपन में। मेरी बात तो मानो। देखो मेरा एक ही भाई है, तुम इसे मत छीनो। तुम इसे छीन लोगी तो तुम्हें तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे चलते कितने लोगों को दुख मिलेगा। यहीं पर देख लो कितने लोग हैं, मेरे माता पिता। तुम सिर्फ अपने खुशी के लिए कितने लोगों की खुशियों को कुर्बान कर दोगी। मेरे भाई को जाने दो, कृपया मेरे भाई को छोड़ दो। मेरी बहन ऐसा रोते हुए कह रही थी। और तब इंदु भी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। उसके भी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे और वो थोड़ी देर वहीं पर खड़ी रही और फिर अचानक से वो गायब हो गई। इंदु वहाँ से जैसे ही गायब हुई थी, वैसे ही पुजारी जी का गला भी खुल चुका था। वो फिर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिए। वो जैसे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किए थे, वैसे ही वो कील फिर से चमकना शुरू हो गई। और इस बार मैं अपने हाथों से उस कील को खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे वो चमकता हुआ कील उस बरगद के पेड़ से बाहर निकला था, वो कील बाहर निकलते ही हवा में कहीं गायब हो गया। और तब पुजारी जी भी कहने लगे, अब तुम्हारे ऊपर का वो संकट, देह परित्याग वाला संकट खत्म हो चुका है, लेकिन तुम कभी भी यहाँ पर मत आना। हो सकता है इंदु की आत्मा फिर से तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करेगी। वहाँ पुजारी जैसा कह रहे थे और फिर हम ऐसे ही बातें करते हुए अपने अपने घर चले आए। फिर कुछ ही दिन बाद मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं फिर से पहले जैसा ही तंदुरुस्त हो गया। और तब मेरी बहन भी कहने लगी, चलो अब हमारा कॉलेज भी शुरू हो गया है, हमें दिल्ली वापस लौटना होगा। फिर हम दिल्ली लौट गए और ऐसे ही यहाँ पर अब 1 साल बीत चुका है। यहाँ पर 1 साल बीत चुका है। मैं अपने कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज से वापस घर आता हूँ, लेकिन रात के 9 बजते ही मैं अपने कमरे के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं अपने कमरे के दरवाजे को क्यों बंद करता हूँगा? क्योंकि आज भी इंदु मुझसे मिलने आती है। रात के 9 बजे के बाद वो मेरे कमरे में आती है, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करती है और उसने मुझसे वादा किया है, मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी।